अब ट्राई करते हैं एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ़ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइजेस 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, फाइंड dy बाई dx। x और y जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से पैरामेट्रिकली, यानी कि डायरेक्ट एक इक्वेशन में इकट्ठे नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट एक इक्वेशन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन x भी किसी दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है, जैसे कि किसी पैरामीटर से, किसी t से रिलेटेड है, और y भी किसी t से रिलेटेड है। इस तरीके से किसी थर्ड के ज़रिए कनेक्टेड है, राइट। और इसके बारे में हम पहले बात कर ही चुके हैं। वैसे इक्वेशन ये गिवन है, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड करना है dy बाई dx। dy बाई dx फाइंड करना है बिना पैरामीटर को एलिमिनेट किए। अब पैरामीटर को एलिमिनेट करने का मतलब क्या हुआ? जब हमने एग्जाम्पल नंबर 37 किया था तो ये जाना था कि एक्चुअली में पैरामेट्रिक डिफ्रेंसिएशन यूज़ होती क्यों है, क्यों होती है असल में पैरामेट्रिक डिफ्रेंसिएशन यूज़। कई बार क्या होता है, हमारी जो x और y के टर्म्स में इक्वेशन होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि हम उसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा वो चला जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, x को भी किसी दूसरे के टर्म्स में लिख लेते हैं और y को भी किसी दूसरे के टर्म्स में लिख लेते हैं, ताकि हमारी जो डिफ्रेंसिएशन है ना वो थोड़ी आसान बन जाए, ठीक है। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना। मतलब क्या करते हैं कई लोग, पैरामीटर, उनको पैरामेट्रिक डिफ्रेंसिएशन मुश्किल लगती है तो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि x और y के बीच में कुछ ऐसा इक्वेशन बनाते हैं, कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं जिससे डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन हो सके। अब वो क्यों नहीं करना, उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि x और y के बीच में इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले इक्वेशन तुम बनाओगे। कैसे इक्वेशन बना सकते हो? किसी ना किसी एलिमिनेशन वगैरह के मेथड को यूज़ करके पहले तुम इक्वेशन बनाओगे और फिर उसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। भाई वो डिफ्रेंसिएशन पहले ही मुश्किल थी, इसीलिए तो उसको पैरामेट्रिक की फॉर्म में कर रहे हैं। वो पहले मुश्किल थी x और y को इन्वॉल्व करके, इसलिए पैरामेट्रिक की फॉर्म में कर रहे हैं। अगर वो इजी ही होती तो हम पागल थोड़ी हैं कि वो पैरामेट्रिक की फॉर्म में गिवन है। तुम फालतू में एक आसान जो उन्होंने क्वेश्चन बना के दिया है उसको मुश्किल करके करोगे, कोई फ़ायदा तो है नहीं। इसलिए पैरामेट्रिक डिफ्रेंसिएशन शुरू में मुश्किल लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, पर आसान है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है मुश्किल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 80 टू द पावर ऑफ 4 डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। एग्जाम्पल्स तो हम कर ही चुके हैं इसके, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में हमारी इक्वेशन चल रही हो, जिसके टर्म्स में हमारी इक्वेशन चल रही हो। t के टर्म्स में चल रही है तो विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2a। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टी, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x होता है ना, वैसे ही 2t हो जाएगा यहाँ पर, बस सिंपल। अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो साइड में रफ कॉलम में लिखो, एक्स स्क्वायर को करेंगे अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसकी जगह बस x की जगह टी लिख देना हर जगह, सिंपल। चलो 480 हमारा आंसर आ गया। 2a तो एज इट इज़ ही रहा था साथ में, क्योंकि कांस्टेंट है। एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो भी पैरामीटर्स हैं, इन क्वेश्चंस को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पैरामीटर्स हमेशा या t या थीटा ही होंगे, उसके अलावा और कोई पैरामीटर नहीं है। तो अगर कोई और लेटर आता है, सपोज a आ रहा है, b आ रहा है या c आ रहा है, वो सारे कॉन्स्टेंट्स ही हम मान के चलते हैं। हम उनको आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स मान के चलते हैं। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा कॉन्स्टेंट, जैसे a है, a एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक फिक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमने उस नंबर की जगह, हमें पता नहीं है वो नंबर कौन सा है, इसलिए हमने उस नंबर को a नाम दे दिया है, ठीक है। उसको एक नाम दे दिया है, लेकिन ये नहीं है कि a की वैल्यू बदल नहीं रही है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना कहते हैं, कि ये कांस्टेंट है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन क्या वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, तो उसको हमने नाम a दे दिया, b दे दिया, ऐसे रख देते हैं। सिंपल सी बात है। अब आगे क्या करेंगे फिर, y इज इक्वल टू 80 टू द पावर ऑफ 4, फिर से डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ रहा, t की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर 4 का क्या होता है 4x क्यूब, पावर रूल है। t की पावर 4 का क्या होगा 4t क्यूब, 4at क्यूब, ये हो गया। अब dy बाई डी एक्स निकालना है चेन रूल से, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स,
इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स होता है। ये चेन रूल से कैसे आया वो चेन रूल वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, अगर कोई डाउट हो तो वहाँ पर जाके देख लेना। साइड में लिख लेना बाय चेन रूल, टीचर को अच्छी लगती है इस तरीके से प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो dy बाई डी टी की वैल्यू हमें पता है 480 डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं पता, लेकिन dx बाई डी टी तो पता है ना। अब dx बाई डी टी का ही रेसिप्रोकल कर ले तो आ नहीं जाएगी वैल्यू, आ जाएगी ना। तो 480 है dx बाई डी टी, लेकिन हमें चाहिए dt बाई डी एक्स, तो इंटू 1 बाई 480 कर सकते हैं। dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 480 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 बाई 480 बन जाएगा ना, क्योंकि इसके नीचे 1 है। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 बाई 480, तो इंटू 1 बाई 480 कितना हो जाएगा, इंटू 1, जब न्यूमरेटर में इंटू 1 है तो सेम ही एज इट इज रहा। डिनोमिनेटर में 480 आ गया, 4 से 4 कटा, a से a कटा, t से t क्यूब कट, ये जो क्यूब पावर थी वो स्क्वायर बन गई, t स्क्वायर तुम्हारा आंसर आ गया। आंसर हमेशा पैरामीटर की फॉर्म में आएगा, ऑलमोस्ट हमेशा ही, जब तक आंसर कांस्टेंट ना आ रहा हो। जब तक ये टी कई केसेस में क्या होता है, ऐसा आंसर आता है जिसमें सारे टी आपस में कट ही जाते हैं, सिर्फ कांस्टेंट्स रह जाते हैं, ए बी सी, सिर्फ ऐसे में ही आंसर कांस्टेंट्स में ही रह जाते हैं, आंसर टी वगैरह कट जाते हैं। बट यूजुअली आंसर टी की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। क्योंकि तुम देखो ना, तुमने निकाला डी एक्स बाई डी टी, उसमें भी तुम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो, डी वाई बाई डी टी निकाला विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो, फिर जो तुम्हारी दो विद रिस्पेक्ट टू टी वाले आए हैं आंसर, उनको डिवाइड करा रहे हो आपस में। ये डिवाइड करा दिया ना हमने आपस में, मतलब ठीक है। तो जब उनको डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा, तब भी आंसर इन टर्म्स ऑफ टी ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसलिए हमारा पैरामीट्रिक का आंसर हमेशा इन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ही आता है। उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम एक्स और वाई में, ऐसा नहीं है कि इस टी को वाई एक्स और वाई में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है अभी हमें, राइट। क्योंकि हमें जब क्वेश्चन में ही टी के टर्म्स में दिया हुआ है तो हम आंसर भी टी के टर्म्स में देते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है एक्स और वाई की टर्म्स में इसको कन्वर्ट करके। पहले ये निकालो एक्स की टर्म्स की टी स्क्वायर एक्स और वाई, मतलब टी स्क्वायर की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई, और फिर निकालो। जब हमारे क्वेश्चन में ही एक्स और वाई के टर्म्स में है तो हम आंसर भी किसके टर्म्स में देंगे, टी स्क्वायर के टर्म्स में ही देंगे, जब हमारे क्वेश्चन में ही टी के टर्म्स में दे रखा है, ठीक है।